कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये रामचरितमानस में कहा है। और आज निश्चित मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं ऐसे संतवर के श्री चरणों में आया हूँ जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए अपना समय दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे सीताराम जी महाराज जी इस आश्रम के जो प्रथम आचार्य रहे हैं निकुदास जी महाराज, और हमारे परम पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा नमन। संस्कृत गौ संवर्धन बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं और गाय को लेकर के जो आपकी चिंता है, आपकी पीड़ाएं, आपकी व्यथा है, ये जग जाहिर है। और आप हर अहरनिश गाय घर में स्थापित हो, इसके लिए आप समर्पित हैं। मैं आपको सादर दंडवत करता हूं। और वीरेन जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, निश्चित ये भारत तो अलौकिक है और अलौकिकता के पीछे 5 गकार हैं। 5 गकार से गो, गीता, गायत्री, गंगा और गांव, ये 5 ग से मिलकर भारत बनता है। और जब हमने 5 ग को अपने घरों से बाहर निकाल दिया तो विकृतियां आई है। तो आज हमें गाय, गीता, गंगा, गायत्री और गांव, इन सब के संरक्षण की आवश्यकता। और ये सब का संरक्षण परिवारों से होगा और हमारे घर से होगा और स्वयं से होगा, कोई और आकर के नहीं करेगा। तो आज ये जो पूज्य महात्मा जी के जीवन का जो एक लक्ष्य, फिर अभी मैं अरविंद जी बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया 11 वर्षों में, नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ जो संत आए थे उनके संकल्पों की सिद्धि हो रही है। जो संत हैं उनके संकल्पों की सिद्धि हो रही है और वो कैसे भी करवा रहे हैं। और मैंने तो सुना था पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए कि संत कहीं नहीं जाता है, वो जहां है वहां है, शरीर में रहे या सूक्ष्म शरीर में रहे। तो महाराज जी कहीं न कहीं हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। उनके जो संकल्प थे, उन संकल्पों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं हम सब लोगों को उन्होंने चुना है। तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। और एक महीने भर का जो आपका रामचरितमानस का जो पाठ चलने वाला है, वो सिर्फ वाचन से न हो, सुनने से न हो, वो हमारे घरों में और हमारे परिवारों में दिखना चाहिए। एक बहू कैसी हो तो वो सीता जैसी होना चाहिए, तो एक सास कैसी हो तो वो कौशल्या जैसी होना चाहिए। वो याद रखिए, देखिए रामायण कोई सामान्य नहीं है, एक परिवार है, एक आदर्श परिवार अगर हम कहीं देखेंगे तो वो रामायण में दिखेगा। एक आपकी मांडवी देख लीजिए, जो 14 वर्ष तक भरत नंदी गांव में रहते हैं, लेकिन वो अपने सास की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। उर्मिला वहां रहती है, लक्ष्मण 14 वर्ष तक वनवास चला जाता है, लेकिन उर्मिला अपनी सासुओं की सेवा करती है और उप नहीं करती है और कोई शिकायत नहीं करती है पति के आने पर कि मेरी आपकी माताजी ने, सुभद्रा ने, कौशल्या ने मेरे को यह कष्ट दिया। लेकिन आज की बहुएं, आप याद कर लीजिए, हम सब परिवार के हैं, ग्रस्त हैं। क्या ये व्यवस्था परिवारों में है? क्या मैं अपनी बहू को बेटी मान रही हूँ? क्या बहू माँ, सासू माँ को माँ मान रही है? अगर ये नहीं है तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे? तो ये हमारे घर से आरंभ करना पड़ेगा। और एक बहू को बेटी बनाना पड़ेगा। और यह मातृशक्ति बेटी है, तो मैं मातृशक्ति से ही बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबकी बेटियां हैं, मेरी भी बेटी है। तो एक बेटी बहू कब बनती है? तो एक बेटी बहू तब बनती है जब वो अपने पिता का घर छोड़ती है। एक बेटी बहू तब बनती है जब वो माता का आंचल छोड़ती है। एक बेटी बहू तब बनती है जब वो अपने सखी सहेलियों को छोड़ती है। एक बेटी बहू तब बनती है जो अपने शौक छोड़ देती है। एक बेटी बहू तब बनती है जब वो अपना गोत्र छोड़ देती है। और उस बहू को हम दोयम दर्जे की बात करते हैं। हमारी बहू बेटी अगर ससुराल से घर आती है तो वो 8 बजे तक सोती है, तो बोले सो जा बेटा, ससुराल में थक गई होगी, आधा घंटा और सो जा। और वहीं अगर वो बहू आधा घंटा लेट हो जाती है तो महारानी सो रही है, ऐसे ताने मारते हैं। तो कैसे हम उस संस्कृति में जाएंगे? कैसे उस भारत का निर्माण करेंगे?
कैसे हम वसुधैव कुटुंब की बात करेंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने तो हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही है, हमारे ऋषियों ने हमें वसुधैव कुटुंब की बात सिखाई है। तो ये विकृति जो आई है, इस विकृति को सुधारने का जो मुख्य साधन है वो है आश्रम। क्योंकि पूरी भारतीय संस्कृति देख लीजिए आप, आश्रमों के आसपास ही चलती है। आश्रम और संत महात्मा के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो जब तक हम आश्रम के पोषक नहीं बनेंगे, तब तक आश्रम हमारे संरक्षण नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आश्रम का पोषक बनना है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि 10वां हिस्सा आश्रम के लिए देना है, दान देना है। कितने व्यक्ति हैं जो वो समय, तन, मन, धन तीनों में से कोई एक चीज आश्रम को दे, जो सक्षम है हम उसको हम समर्पित करें, तब जाके ये आश्रम हमारी आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण करेगा, तब जाके ये आश्रम हमारी पीढ़ियों को चरित्रवान बनाएगा, तब जाके ये आश्रम हमारी नैतिकता को सिद्ध करेगा। तो ये जो आश्रम आज आप बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और एक वचन देता हूँ। देखिए, संस्कृत के बिना सब अधूरा है, और संस्कृत है तो सब कुछ है, सब आएगा जीवन में, संस्कार अपने आप आएगा। जैसे पानी लाना है तो पानी कैसे लाओगे, जल कैसे आएगा? वो कांच का गिलास होगा, तांबे का होगा, पीतल का होगा, किसी न किसी पात्र में ही आएगा ना। जब तक पात्र नहीं होगा पानी ला नहीं सकता, कोई नहीं ला सकता। तो वैसे ही अगर इन संस्कारों की बात करें तो संस्कारों का माध्यम है संस्कृत, और जब तक संस्कृत हमारे अपने परिवारों में, हमारे अपने दैनिक जीवन में नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो लाना पड़ेगा। और संस्कृत है हमारे जीवन में, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार संस्कृत में होते हैं, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम धर्म को कि वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक ईसाई समाज प्रति रविवार को वो चर्च में जाकर के उनकी प्रार्थनाएं करता है, उनकी भाषाएं सीखता है। लेकिन हम सनातनी इतने आधुनिक हो गए कि हमने संस्कृत और सब छोड़ दिया और बगल में रख दिया और आधुनिकता का चोला पहन लिया। यह आधुनिकता का चोला हमारे लिए खतरनाक है और हमारी पीढ़ियों को दूषित कर रहा है। तो मेरा सभी ज्येष्ठों से और अनुजों से, समकक्षों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इन परंपराओं को अपने घर में रखें, और संस्कृत संस्थान यहाँ पर पाठशाला चलाने के लिए जो मान्यता संबंधित विषय है उसका यथाशीघ्र हम 1 सप्ताह के अंदर भी पूर्ण कर देंगे। आप उसको चलाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए, संस्कृत के लिए 10,000 रुपए छात्र के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवासीय विद्यालयों की, संस्कृत के विद्यालयों की घोषणा करी। और संस्कृत पढ़कर एक और, मैं अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो मैं बता दूं, संस्कृत पढ़कर ये अगर चिंतन है तो छोड़ दीजिए। संस्कृत पढ़ करके वो वैज्ञानिक बनेगा, संस्कृत पढ़ के वो डॉक्टर बनेगा, संस्कृत पढ़ करके वो आपका इंजीनियर बनेगा, व्यापारी बनेगा, IAS बनेगा, IAPS बनेगा, ये सब करेगा। क्योंकि संस्कृत संस्थान ने इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया है कि वो 10वीं के बाद अगर 11वीं में बायो पढ़ना चाहता है तो वो बायो पढ़े, विज्ञान पढ़े, लेकिन विज्ञान के साथ भारतीय विज्ञान पढ़ेगा। वो गणित के साथ भारतीय गणित पढ़ेगा, जो हमारे यहाँ की वैदिक गणित कहा गया है। और पूरे विश्व को जो ज्ञान इस भारत ने दिया है, उस भारत को पुनः जागृत हमको करना है, और वो आश्रमों से होगा। क्योंकि तक्षशिला और नालंदा आप गूगल पर सर्च करिएगा, आज से हजारों साल पहले ऐसे विश्वविद्यालय हुए हैं जो विदेशी लोग 10-10 हजार की आवासीय व्यवस्थाओं में पढ़ते थे। तो इतना विराट शिक्षा व्यवस्था हमारी रही है। और एक और बता दूं, 1785 तक भारत के प्रत्येक गांव में एक पाठशाला थी। और ये अंग्रेजों के कारण हुआ है कि अंग्रेजों ने जानबूझ करके उस गुरुकुल पद्धति को समाप्त करके ये मेकाले पद्धति लाए, और इस मेकाले पद्धति का ये असर हुआ कि 1947 तक हमारा भारत 90% अनपढ़ हो गया। 1785 की अंग्रेजों की रिपोर्ट है, ये भारत 98% साक्षरता 1785 में, हर गांव में एक पाठशाला थी। तो ये जो आज गांव की जनजागृति, 5-6 गांव के जो बंधु बैठे हैं, आप सबका ये कृतित्व और व्यक्तित्व निश्चित ही कुछ न कुछ निकाल के लाएगा। और यहाँ से जब गौ का संरक्षण होगा तो संस्कृति तो अपने आप आएगी। अपने आप हमारे घरों में राम, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा होंगे।
सीता, सावित्री, गार्गी जैसी चरित्रवान मातृशक्ति यहाँ जन्म लेगी। और जब ऐसी शक्ति का जन्म होगा तो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और बन रहा है। और देखिए ये भारत बदल रहा है, हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो होगा। ये तो समय है हमारे अपने कृतित्व का। तो हम भी उस चिड़िया की भांति की जंगल में आग लगी है, और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के डाल रही है और बंदर बैठ के हंस रहा है, कह रहे पगली चिड़िया तेरी चोंच के पानी से क्या ये आग बुझेगी? तो चिड़िया कहती है कि नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में होगा, हंसने वालों में नहीं होगा। तो हम भी वो प्रयास करें। हम भी उस गिलेरी की भांति जब सेतु निर्माण हो रहा था तो रेत में लोटपोट लगा करके वहां झड़झड़ा देती थी, चाहे एक कण भी गिरे, लेकिन उस सेतु निर्माण में हमारा भी अंशदान हो। तो आप सब आज से इस आश्रम को मेरा आश्रम है, और यहाँ कोई भी कमी है, जहाँ कमी वहाँ मैं, जहाँ कम वहाँ हम वाली पद्धति को हम अपनाएंगे, और इस आश्रम को इस क्षेत्र का आदर्श घोषित करेंगे। और यहाँ से आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, IPS, IAS सब बने, और हमारा संस्कृत संस्थान संस्कृत बोर्ड पढ़कर वहाँ IAS, IPS बनने की भी व्यवस्था, ऐसा प्रशिक्षण हो रहा है, ऐसा पाठ्यक्रम है, और वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो मैं तो कहूंगा आप सबके घरों से एक एक बच्चा इस गुरुकुल में आकर के पढ़ाई करे, और वो संस्कृत के साथ आधुनिकता की शिक्षा ले, और आगे जाकर इस राष्ट्र को समर्पित हो, और उस चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण ये आश्रम करेगा। और पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी के सपनों का ये आश्रम बनेगा, सपनों का क्षेत्र बनेगा। और आप सब ने बुला करके जो मुझे सम्मान दिया, मैं पुनः आपके सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, संत वर्यों के नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।